नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। मेरे साथ हैं एक जाने-माने पत्रकार, समाजसेवी और उद्यमी भी। इनसे हम जानेंगे कि बिहार में चुनाव है, पूरे देश में चुनाव है और इस चुनाव के बाद और चुनाव के पहले क्या परिदृश्य रहा है। मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा भी है कि वो 10 साल के दरमियान में जनता को क्या डिलीवर कर पाए हैं। जिस तरह से केंद्र की सरकार और सीजेआई सुप्रीम कोर्ट टकराव की स्थिति चल रहा है, उसमें क्या स्थिति बनने जा रही है। इनसे हम जानेंगे कि फिलहाल लोकसभा चुनाव जो आने वाला है, उसमें भाजपा की सरकार कहाँ स्टैंड कर रही है, इंडिया गठबंधन कहाँ स्टैंड कर रहा है। प्रवीण जी, आप जाने-माने पत्रकार हैं और समाज में भी बहुत सारी चीज़ देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो आप ये जो चुनाव आने जा रहा है, 24 का लोकसभा चुनाव, ये मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा भी होगा। आप क्या देख पा रहे हैं कि मोदी सरकार कहाँ स्टैंड कर रही है? देखिए, मोदी की वर्तमान में लोकप्रियता तो है ही। अब मोदी जी पुनः सत्तासीन होने की लाइन पे चले हुए हैं और उसका मूल कारण है कि विपक्ष में एकता नहीं है। विपक्ष अगर एकजुट होकर उनका सामना करे तब निश्चित रूप से मोदी जी को शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन सारे लोग अलग-अलग हैं। न ममता बनर्जी से अखिलेश बनर्जी को बनता है, न अखिलेश बनर्जी को तेजस्वी बनर्जी से बनता है। तो ऐसी कंडीशन में तो बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, बर्बाद गुलिस्ता अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? समझ रहे हैं? लेकिन मैं याद दिला दूँ आपको, अभी चंद दिन पहले 3 मार्च को जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया था। उसमें राहुल गांधी भी आए थे, तेजस्वी तो मौजूद थे ही, आपको अखिलेश यादव भी आए थे। तो इन तमाम चीज़ों को आप किस रूप में देख पा रहे हैं? लोकप्रियता है, एकता है इन लोगों के अंदर? अखिलेश जी और तेजस्वी जी एक तरह से रिलेशन बन चुके हैं। दोनों का पॉलिटिकल रिलेशन ही नहीं, पारिवारिक रिलेशन भी बन गया है। इसलिए ये दोनों मिला-जुला के हमेशा एक मंच पे रहते हैं। लेकिन और लोग इनके साथ, अब जैसे चिराग हैं, आपको ममता जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, या और भी पॉलिटिकल क्षेत्रीय दल, छोटे-छोटे दल हैं, ये सब एक जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से मोदी जी के पक्ष में मतलब बन जाती है। मान लेते हैं जैसे 45% वोट मोदी जी लाए, तो 55% वोट तो अगेंस्ट में बट गया ना। कुल मत का आधा से भी कम वोट ही मोदी जी ला के प्रधानमंत्री बन रहे हैं 32%। 32% में। अब बाकी के 70% मत तो मतलब ला करके भी लोग विपक्ष में रह जा रहे हैं। तो अगर ये लोग विपक्ष एकजुट हो तो मोदी जी को निश्चित रूप से शिकस्त दे सकता है, लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति, हौसला जो होना चाहिए, इन लोगों में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। देश के लिए कोई राजनीति नहीं कर रहा है। जिसमें जिसका उल्लू सीधा हो वैसा ही चाल चलता है। ये तिवारी जी बताइएगा हमको आप, ये जो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से छोड़ करके निकल भागे, क्या इसके पीछे जबकि दोनों ने कहा था, भाजपा ने भी कहा था कि हम नीतीश कुमार को नहीं लाएंगे, नीतीश कुमार ने भी कहा था मट्टी मिल जाएंगे बट नहीं आएंगे, दोनों साथ हो गए। इसको किस रूप में देखते हैं आप? मट्टी में तो सबको मिल ही जाना है। नीतीश जी सोचे कि आज न कल मिट्टी में तो सबको मिल ही जाना है, तो इधर और उधर में क्या रखा है? कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं। तो नीतीश के आने से मोदी सरकार को कितना फायदा होगा?
बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश के आने से नीतीश के एक खास वर्ग के जो मतदाता हैं वो मोदी जी के तरफ झुकेंगे। नीतीश के आने जाने से इंडिया गठबंधन को कितना असर पड़ेगा? इंडिया गठबंधन में तो बहुत बड़ा अंतर पड़ गया ना रोहित जी, चूंकि नीतीश जी ही मोदी के अगेंस्ट मोर्चा बनाने वालों में अग्रगण्य थे, यही शुरुआत किए थे और इन्हीं को छोड़ के भागना पड़ा। चूंकि जो ये सोचकर इंडिया गठबंधन बनाए थे और इंडिया गठबंधन में गए थे, इनकी भावनाओं का उन लोगों ने कद्र नहीं किया। क्या सोच के गए होंगे वो? इनका एकमात्र लक्ष्य था प्रधानमंत्री का कैंडिडेट, तो या तो प्रधानमंत्री का इंडिया गठबंधन में रहते तो कैंडिडेट होते और नहीं रहे तो फिर अपना जगह पे आ गए। तो इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री के पद चाह रहे थे, हाँ। तो एनडीए में क्या प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी हटा करके? मोदी जी के सामने कहाँ किसी का कोई चलता है कि इनको आने से जो है इनको प्रधानमंत्री बना देंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के डर से भारतीय जनता पार्टी में ही कतार में है जिनको धीरे धीरे क्रश मोदी जी करते जा रहे हैं। नितिन गडकरी को इस बार टिकट नहीं मिला, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी भी का भी ख्वाब था कि मतलब राष्ट्रपति बनते, राष्ट्रपति बने क्या? बहुत लोगों का पैर कतर के रख दिए। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सत्ता में आने के पीछे क्या कारण हो सकता है? प्रधानमंत्री के दो, चूंकि वो पीछे भी प्रधानमंत्री थे, आगे भी उनकी मंशा है कि हम रहें और देश को मजबूत करें। लेकिन जिस तरह से वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, उसका एक नेगेटिव असर पड़ता है ना? ऐसा तो हमको नहीं महसूस होता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक बहुत छोटे घर के थे। जैसे आप पूर्व के इतिहास को यदि देखें तो लालू जी बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। इनके भाई क्लर्क थे, उसमें 7 बाल बच्चों के साथ जो है ये अपनी बीवी को लेकर के आए थे, किरानी का डेरा में जो है पटना में रहते थे। आज अकूत संपत्ति का मालिक लालू जी हो गए। नरेंद्र उनका उनका साधु और सुभाष साला थे। वो तो मोदी जी के भाई वगैरह भी अमीर हो गए हैं, करोड़पति हो गए हैं। मोदी जी के रिपोर्ट है, मोदी रिपोर्ट जी है। के भाई के विषय में क्या जानते हैं? उनके जितने भी भाई हैं, 4-5 भाई, सभी जो है बहुत पैसे वाले हो गए हैं, अमीर हो गए हैं। आज भी बिजनेस कर रहा है, बहुत छोटा बिजनेस करता है मोदी जी का भाई। एक मोदी जी की बहन भी जो है बहुत छोटा रोजगार करके बैठी है। मोदी जी का उतना डेवलप परिवार नहीं है, नहीं इन्होंने संपत्ति बनाया है। तो जो अगर आप देखिए अब लाल बहादुर शास्त्री का, हमें पता चला है कि लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी आज अत्यंत बुजुर्ग हो गई हैं, बूढ़ी हैं और वो खुद लकड़ी जला करके खाना बनाती हैं। का कभी लालू यादव की पत्नी खुद लकड़ी जला करके खाना बनाएंगी आने वाला समय में? नहीं ना। लेकिन भाजपा के अंदर भी जितने नेता हैं, अगर हम मोदी की बात को छोड़ भी दें अगर हम, वो सभी सभी धनासेठ हो गए हैं। प्रमोद महाजन थे, उनका बेटा जो है पति 500 रुपये के नोट में सिगरेट पी रहे थे या दारू गांजा पी रहे थे। बहुत सारे लोग हैं। तो आप जैसे कि अमित शाह का बेटा भी जैसा किसी किसी मतलब ज्ञान नहीं है क्रिकेट का। हमाम में सब नंगे हैं, हमाम में सब नंगे हैं, लेकिन कुछ है लोग जिनमें कुछ ईमानदारी है, तभी उनकी स्थिति कुछ सही है, जनता उनको इज्जत और तवज्जो दे रही है। जैसे कुछ न कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी में वर्तमान राजनेताओं से अलग हट के कुछ गुण था। हमें जानकारी मिली कि एक बार उनके भतीजा आए थे कुछ काम के तलाश में, जब प्रधानमंत्री थे वाजपेयी जी,
वाजपेयी जी कहे कि मेरे हाथ में नौकरी नहीं है कि मैं तुमको दे दूं, नौकरी के लिए आवेदन करो, जो कैटेगरिया है फुलफिल करो, एग्जाम दो, पास करोगे तब नौकरी मिलेगी। ऐसे मैं प्रधानमंत्री हूं तो हम तुमको नौकरी दे दें, ऐसा नौकरी हमारे पास कोई डब्बा में थोड़े रखा हुआ है कि एक उठाएं और तुमको दे दें। तो मोदी सरकार के 10 साल में क्या कार्यकाल में क्या-क्या उपलब्धियां रही होगी? मोदी सरकार की उपलब्धि तो देखिए ना, मतलब सबसे पहले तो कितना क्रश था मुस्लिम समाज के महिला कि तलाक 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 कह दिया, वो औरत को अब डूब मरने की बारी है, दूसर मर्द के साथ जाके एक रात सोएगी, निकाह होगा, उसके बाद आकर के वो अपने पहले मर्द के साथ निकाह करेगी। इतना फजीहत भरी जिंदगी उन महिलाओं की थी जिससे कि वो निजात दिलाया। दूसरी बात कि इतना बड़ा जो है हमारे देश में नेहरू जी दे के गए थे, धारा 370 के तहत जो है से कि एक देश में 2 विधान होगा, 2 झंडा होगा, 2 संविधान होगा। वहाँ पे बिहार के लोग जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। वो तो कहीं भी नहीं खरीद सकते या फिर आप चलिए आदिवासी इलाका में भी चाहिए वहाँ नहीं खरीद सकते या फिर आप जाइए जो है दिल्ली में ज़मीन खरीद सकते हैं कि नहीं? आदिवासी इलाका जहाँ चल रहा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, वहाँ नहीं खरीद सकते हैं। वो वहाँ के गरीब लोग हैं, उनके लिए वो सुरक्षित किया गया है। रांची में ऐसा थोड़े है कि कहीं पे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। आदिवासी का ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा है। अगर आपका ज़मीन है तो मैं खरीद सकता हूँ, अगर आप आदिवासी नहीं हैं तो। तो पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं है जो कानून वहाँ लागू है। आप ये तो मानते हैं ना कि भारत का झंडा तिरंगा है, तो फिर कश्मीर में क्यों तिरंगा नहीं फहरेगा? वहाँ तिरंगा तो फहरता ही था वहाँ का वहाँ। झंडा अलग था। वहाँ का झंडा, कश्मीर का झंडा अलग था। और आगे का कुछ योगदान मोदी जी का? आगे धारा 370 खत्म किया। आपका इतना बड़ा विवाद सुलझाया इन्होंने कि जिससे मतलब 70 वर्षों से आपके देश में हत्या होते आ रही थी, आंदोलन होते आ रहा था, हिंदू मुस्लिम दंगा होते आ रहा था, जिससे कि आपका देश अशांत था। वो राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण मतलब देश का जो है समझिए कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ था। और पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था, प्रधानमंत्री जब मोदी आए तभी सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो मतलब उनसे पहले भी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तब फैसला नहीं आया। कितनी जल्दी में फैसला आया है, आप देखे हैं ना। कुछ लोग कहते हैं कि जजों से डरा धमका करके फैसला लिया गया है, कितना सच लगता है ये बात? ऐसा नहीं है। जो होना चाहिए था फैसला, वह डर के कारण पिछले जज लोग कर नहीं पाते थे। जो मोदी के शासन में भय मुक्त जज लोग भारत की जनता के भावनाओं को कद्र करते हुए उचित फैसला सुनाया। कुछ लोग कहते हैं भय का माहौल नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं जज लोया की हत्या में भी भाजपा के लोगों का हाथ था, इस वजह से जज डरे हुए हैं। किस जज का? जज लोया। लोया की हत्या में ऐसा कोई जज के हत्या में मतलब संगठन शामिल नहीं रहा है। और किसी की हत्या में व्यक्तिगत तो भारत के सारे नागरिक किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनको कहा जा सकता है कि उस पार्टी का था, उस पार्टी का था, है ना। लेकिन मेरी जहाँ तक समझ है कि ऐसा नहीं था। जैसे राष्ट्रीय जनता दल, आपने 3 चीज़ कहा मोदी जी के कर्म का है, एक राम मंदिर, एक 370 और एक आपने महिला का 3 तलाक का सवाल। मेरा सवाल है, पेट को अनाज चाहिए, भूख,
भूख सूचकांक में भारत बहुत आगे बढ़ गया है, नेपाल से भी पीछे हैं आप। बेरोजगारी में पूरे देश का जो बेरोजगारी दर है, आज 70 साल के इतिहास में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है आज। नौकरियां नहीं मिल रही है, लगातार स्टूडेंट्स लोग हंगामा कर रहे हैं सभी जगह पर। बहुत सारी रिक्त पदें जो है समाप्त की जा रही है, रेलवे को बेचा जा रहा है, और बहुत सारी जो कंपनियां थी, जो सरकारी कंपनियां थी, उसको निजी हाथों में बेचा जा रहा है। आपका अदानी पोर्ट है गुजरात में, वो आपको ड्रग्स का पोर्ट बन गया है। इन सब चीज़ों को क्या कहेंगे आप? अडानी पोर्ट ड्रग्स का पोर्ट बन गया है। हजारों टन वहाँ से ड्रग बरामद हुए हैं। अडानी को जानते हैं क्यों बदनाम किया जा रहा है? इसलिए कि जो पहले के ये मोदी सरकार से पहले के जो जमाखोर थे, जो भारत में अनाज का जो है भंडारण करके जो है यहाँ पे महंगे सामान को बेचते थे, आज उन लोगों को बहुत क्षति हो रहा है। इसलिए कि आपका ये अंबानी या ये लोग जो है, ये डायरेक्ट अनाज को खरीदता है किसान से। किसान से डायरेक्ट अनाज को खरीदा, सरकार खरीदा और सरकार डायरेक्ट उसको दिया, और वो डायरेक्ट आपको पब्लिक में सेल कर रहा है। तो सबसे पहला बात कि जो जिस गति से महंगाई बढ़नी चाहिए उस गति से नहीं बढ़ करके उसका कीमत कम आ रहा है, और ये मुनाफाखोर जो लोग थे, इन लोगों के चंगुल से भी आपका देश बच रहा है। इसके बाद आपका देश में आया मैं बता दूं आपको, कोरोना जब आया आपके देश में, तो पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था। उस समय आपका ये मोदी का ही दिमाग था कि यहाँ से अमेरिका जैसे डेवलप देश कोरोना का दवा भारत से आयात किया था। धमकी देकर मंगाया था। कभी ऐसा धमकी देकर ही मंगाया हो, लेकिन उसे भारत की बनी दवा की आवश्यकता पड़ी ना, मतलब भारत डेवलप हुआ ना। आप लोग तो मारे गए, हाँ? आपने दवा उसको निर्यात किया, परिणाम हुआ कि आपके लोग तो मारे गए। यहाँ सिलेंडर नहीं मिल रहा था। यहाँ आपको गंगा नदी किनारे में हजारों लाशें, सब जो है से कि कहाँ नहीं मिल रहा था। जो जमाखोर था वो कहीं कहीं 10, 20, 50, 200 सिलेंडर छुपा के रखता था। आज भी जाइए तो पीएमसीएच में दवा मिलनी चाहिए। नहीं, मैंने कहा लाशें गिरी, लाशों को दफनाया गया, बाद में वो उखड़ कर सामने आया तो हजारों लाशें जो है। चाइना में क्या हुआ? जिसने इस बीमारी को का जन्मदाता जो है, चाइना में क्या हुआ? उसने तो बहुत अच्छी तरह से आपको कैप्चर किया, लेकिन आप चाइना को देखने तो नहीं गए। चाइना में ट्रक से खेत के नीचे दबा दिया गया करोड़ों लाशों को। तो आपने भी नहीं देखा, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, इसलिए भारत के अंदर रहे हम। विदेश में क्या हुआ उसके मतलब नहीं है। हम आपके यहाँ लाशें गिरी ना, आपके यहाँ कभी इतना तत्परता देखे थे आप कि चाइना में काम करने गए हैं, और जब वहाँ पे कोरोना हो गया तब बाप चिल्ला रहे हैं, तो वहाँ से तुरंत मोदी जी गए, हवाई जहाज पर उठा करके ले आके भारत में रख दिए। उसमें लेकिन चौगुना भाड़ा लिया गया। किससे? यात्रियों से। भारत लाने में किसी से भाड़ा नहीं मोदी जी ने लिया। उस जगह से आप अपने गंतव्य तक गए, इसमें आपसे चौगुना भाड़ा लिया गया। प्राइवेट देश में जो टैक्सी या निजी सवारी वाले थे वो आपसे ज़्यादा भाड़ा लिए। सरकार ने आपसे भाड़ा नहीं लिया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाइना से इंडिया एयरपोर्ट पे उतारा। सरकार उसमें 1 रुपया भाड़ा नहीं लिया है। आप सर्च करके देखिएगा कि क्या हुआ है आपको कोरोना काल में भी, इसके बाद आपको जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ उसमें भी चौगुना भाड़ा काल में सरकार भाड़ा ले, ऐसा संविधान में नहीं है कि लेना ही नहीं है। अगर लिया है तो दंड का भागी होगा। हमारा यूक्रेन में बहुत सारे देश के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए थे। सारा यूक्रेन से बच्चों को जो है मोदी जी ने जो है इंडिया लाया। पैसा चौगुना लिया गया, उसमें भी पैसा नहीं लिया।
1 रुपया किसी बच्चों से पैसा नहीं लिया, सारे लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया लाया और यहाँ से लोग अपने अपने घर गए, उसमें चाहे जितना खर्च हो जाए। भारत लाने में कोई खर्च नहीं लिया, एकदम मतलब जब वहाँ से जहाज यूक्रेन से उड़ता था तो आधी दूरी तक यूक्रेन का लड़ाकू विमान छोड़ने आता था और रसिया का विमान रिसीव करके लाता था आगे की रास्ते में। ये गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, क्योंकि जो ही युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होने के साथ ही जो है यूक्रेन का जितना ही विमान था सबको ध्वस्त कर दिया गया, मार करके सबको मार के ध्वस्त कर दिया गया। रशिया तो यूक्रेन के पास कोई विमान ही नहीं था, पहली बात मैं पहली बता दूं। दूसरी बात, कभी भी रशिया के लोगों ने विमान ने आपको सपोर्ट नहीं किया आने जाने के लिए, क्योंकि आपने मांगा ही नहीं। तीसरी बात, आपने आपके जो छात्र थे उस छात्र को जो है पूरी तरीके से यहाँ से वहाँ दौड़ाए, आप कहीं पोलैंड के सीमा पर, कभी दूसरे सीमा पर, और परिणामतः जो है बहुत लंबी भाड़ा दे करके वो लोग यहाँ आए लोग, और 2 छात्र मारे भी गए, 2 छात्र मारे भी गए, जिसे यूक्रेन के लोगों ने मारा था। वो लोग बहुत सारा रुपया लेके गया था क्या पढ़ने? वो लोग बहुत बड़ा पूंजी लेके गया था पढ़ने कि उनसे वहां पे भाड़ा ले लिया? समाचार तो है, खबर तो यही है। आप पढ़ने गए थे कि बिजनेस करने गए थे वहां? नहीं, जो पढ़ने गए थे तो इतना रुपया कहाँ से आया कि बहुत पैसा कोई आपसे ले ले? उनके पिताजियों से वसूला गया है, परिजनों से वसूला गया है, और इसी क्रम में 2 छात्र आपके मारे भी गए। देखिए, जब भी कुछ अच्छा काम आप कीजिएगा ना तो आप पे आरोप लगाने वालों की झड़ी लग जाएगी, लेकिन वो अच्छा काम करने के लिए आपको यदि बढ़ा दिया जाए या उसी को दे दिया जाए कि ये आप करें, आज तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं, आप बोल रहे हैं। अभी फरवरी से किसानों ने, पंजाब किसानों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया। वो किसान था तो क्या आप उसको लुटेरा है? किसान है महाराज, कैसे आप उसको किसान कह रहे हैं? जो बुलडोजर लेके आया है कि दिल्ली को रौंद देंगे, गोली मार देना चाहिए था वैसे किसानों को। वो लोग किसान है? तो आप मानते हैं वो लोग किसान नहीं है? लड़ाकू लोग आया था, सब प्रशिक्षण लेके। किसान प्रशिक्षण लेके लड़ने आता है कहीं? कहाँ से लड़ने आया था? पंजाब से। पंजाब विदेश में है। अरे तो देश में आपका नहीं आतंकवादी है? तो फिर मोदी सरकार ने उसको मारा क्यों नहीं, नष्ट क्यों नहीं किया, बम क्यों नहीं? किसने मारा? इंदिरा का सवाल, विदेश से आके? राजीव गांधी को विदेश से आके कोई मार दिया? मेरा सवाल है, जब किसान आतंकवादी थे, वहां पर लुटेरे थे, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, उसकी हत्या किया? इस सरकार को, मोदी सरकार को डिस्टर्ब करने का प्लान है। किसी तरह इतना डिस्टर्ब कर दो कि गोली चलाना पड़े उन्हें, 150 लोग मारे जाएं, फिर तो मतलब देश में आंदोलन हो जाएगा। तो आंदोलन हो जाएगा आप बोल रहे हैं, लेकिन हमने टीवी पे देखा, हमने टीवी पे रोहित जी देखा कि आंसू गैस के उधर से गोला छोड़ा गया, और जैसे कमांडो, प्रधानमंत्री के सुरक्षा में कैसे कमांडो रहता है, और लगता है जैसे उड़ के उस सामने वाले हमलावर को कैच कर लिया। इस तरह से हमने देखा कि आंसू गैस की गोला जैसे गिरा उस पे टूट पड़ा, मतलब जंप करके उसे बोरा से ढक के उसके गैस को निकलने नहीं दिया। ये प्रशिक्षण लेकर के कैसे वो आया था अगर वो किसान था? तो आप कह रहे हैं वो किसान नहीं था, आतंकवादी था, लुटेरा था, तो क्यों? हाँ, उग्रवादी था आपने कहा। तो मेरा कहना सीधा सवाल है, वैसे उग्रवादियों के खिलाफ भाग्य मनाइए, अगर दूसरी सरकार रहती तो वो अपने योजना में सफल रहता। इतने सहनशक्ति के साथ भारत का प्रशासन उन लोगों को ये किया है, हैंडल किया है कि बड़ा घटना होने से बच गया। तो आप मुझे ये बताइए, बैरिकेड लगाए हुए हैं, बिल्कुल लगाए हुए। एक मिनट तिवारी जी, बुलडोजर से रौंद रहे हो? बुलडोजर नहीं था, वो ट्रक था। मैं बता दूं आपको, नहीं, बुलडोजर बजाता किरान। नहीं, मुझे बताइए कि अगर वो किसान नहीं थे, आतंकवादी थे, उग्रवादी थे, जैसा आपने कहा,
इन उग्रवादियों को प्रश्रय मोदी सरकार क्यों दे रही है? क्यों नहीं उसको जेल में बंद किया जाता है, उनकी हत्याएं की जाती है या उनकी और कुछ किया जाता है? अभी अभी चुनाव का समय है, चुनाव का समय है, देख रहे तो हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं चुनाव के बाद जो उनकी हत्या की जाएगी? हर पॉलिटिकल दल चुनाव के समय किसी तरह का कड़ा स्टेप लेने से बचती है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार जो मजबूत सरकार नहीं है, 56 इंच की सरकार नहीं है ये। 56 इंची की सरकार है कि 12 इंची की है, ये तो अमेरिका में जाता है तो आप और हम सारे देशवासी देखते हैं, पूरा विश्व देख रहा है कि जब नंगे करके आपका भारत के प्रधानमंत्री को चेक करता था पहले अमेरिका में, आज जो है पैर छू के प्रणाम करता है। ये कभी नहीं हुआ है, नंगा करके चेक किया गया। अरे ये मोदी है तो क्या कहें, हमको लगता है कि कुछ हम ज़्यादा ही मोदी के पक्ष में बोलते जा रहे हैं। आप मुझे लेकिन जो मोदी कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है, पूरा विश्व से आपके देश का, भारत की ये संस्कृति का समाप्त कर दिया गया और वो सऊदी अरब में जा करके मंदिर बनवा दिया, सऊदी सरकार बनवाया। ये मोदी की उपलब्धि नहीं मानते हैं कि उसकी दबदबा विश्व में कायम है? आप डर से किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल दूसरा वो है। डर गया था, मेरा सवाल ये है, सऊदी डर गया। मेरा सवाल आपसे ये है हाँ? कि आज से 3 साल पहले जबकि किसानों ने मूवमेंट किया था 3 काले कानूनों के खिलाफ में, 700 किसान उसमें शहीद हुए थे, मारे गए थे उसके। मोदी सरकार ने साल भर के बाद कहा कि मैं वापस लेता हूँ कानून को। अब फिर जब वापस नहीं लिया, उन्होंने बहुत सारा मांग माना था, उन्होंने लागू नहीं किया। अब फिर जो है 14 मार्च को किसान दिल्ली जा रहे हैं पूरे भारत से, तो क्या आप कहेंगे? आप हम कहेंगे नहीं। आप 300 रुपये किलो आटा खरीदिएगा? अगर 300 रुपये किलो आटा हो जाए तो आप खरीद पाइएगा? किसको दोष दीजिएगा? सरकार को। और वो जो किसान आए थे उग्रवादी, उनका ऐसा ऐसा मांग है कि उनकी मांग को अक्षरशः मान लिया जाए तो आपको कल के डेट में 300 रुपये किलो आटा खरीदना पड़ेगा। किसान कहना कि ये अफवाह, चावल किसान कहना ये अफवाह है, दाम बढ़ा रहा है मोदी सरकार की, अदानी अंबानी जो निजी कंपनियां हैं उसके कारण। नहीं 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 नहीं। बस मूल मूल चीज यही है, इसी के कारण उनका मांग नहीं माना जा रहा है। वो जेन्युइन मांग अगर रहता तो निश्चित रूप से सरकार मान लेती। एमएसपी की मांग तो जेन्युइन मांग है उनका। क्या एमएसपी का मतलब समझते हैं? इसका डिफिनेशन करके देखिए तो क्या है पूरा इसका डिफिनेशन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो संविधान आयोग ने दिया था। वो कैसे वो हमको चावल बेचना चाहते हैं? कै रुपए किलो? बताइए आप। मिनिमम समर्थन मूल्य का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु को उपजाने में जितना 100 खर्च रुपए किलो हम आपसे धान खरीद ले, चावल खरीद ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिया गया है वो सरकार ने कोट किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वही है। कुछ किसानों से लीजिएगा, कुछ और बहुत किसानों नहीं लीजिएगा तो लोग विरोध करेंगे। हाँ? किससे? कहीं से उस तरह से नहीं लिया जा रहा है, भारत नहीं ले रहा है। भारत सरकार कहीं से भी अपने किसी भी स्टेट से इस तरह से महंगा चावल नहीं ले रहा है या धान नहीं ले रहा है। अरे धान का एक निश्चित प्राइस होना चाहिए ना। यही तो वो बोल रहे हैं जो सरकार आपसे खरीद ले 200 रुपये किलो धान। सरकार खरीदने नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई भी खरीदे, उनका मिनिमम प्राइस हो, उसके प्राइस के अंदर ना खरीदे, उस प्राइस पर खरीदे या उससे अधिक पर खरीदे। वो एक चलने के योग्य रेट होना चाहिए ना। वो एमएसपी भी सरकार ने ही लागू किया, बनाया है। और कहाँ लागू किया है सरकार ने? पंजाब में है लागू किया हुआ है, बिहार में लागू नहीं है। सरकार लागू किया कि भारत सरकार लागू किया है? वही तो एमएसपी। अपने अपने सब बनाइएगा, गुड़ गोबर कर लीजिएगा, उसके बाद जाकर सरकार को कहिएगा कि मोदी सरकार कर दिया। तो आप चाहते हैं कि सरकार एमएसपी की मांग ना माने? क्यों माने? एमएसपी एकदम गलत ढंग से एमएसपी का डिफिनेशन बनाया हुआ है। वो मान लेगा तो आपको 300 रुपये किलो खरीदना पड़ेगा आटा। हम और आप कल रोड पे आ जाइएगा, बच्चे भूखे मरने लगेंगे, पाकिस्तान वाली हालत हो जाएगी। तो किसान गरीबी में रहे, किसान ये चाह रहे हैं आप? किसान है रोहित जी,
किसान को इतना टाइम है कि 6 महीना आकर के दिल्ली रोड पर बैठा रहेगा कि किसान खेती करेगा? अगर वहाँ बैठा रहेगा तो उसका खेती कौन करेगा? उसके बच्चे क्या खाएँगे? कपड़ा कहाँ से पहनेंगे? किसान हड़ताल चाह रहे हैं करना है अब। किसान है ही नहीं, सब भाड़ा का लोग लाया हुआ है, कहाँ से लाया हुआ भाड़ा का लोग? सब अवांछित लोग, अवांछित लोग कहाँ से आए हैं, यही तो पूछ रहा हूँ। सब भारतीय के लोग हैं, भारतीय के लोग हैं। अब कहिए कि जेल ब्रेक कैसे हो गया? तो जहानाबाद में जेल ब्रेक हुआ तो कोई अवांछित लोग ने आकर के जेल पे हमला किया? आप और हम करेंगे संसद भवन पे हमला, जेल पर हमला, थाना पे हमला? ये हम तो आप ही कहाँ चाह लाखों इंसान का काम है? लाखों किसान जो दिल्ली जा रहे हैं या पहले भी गए थे, वे लोग किसान नहीं हैं। आज जो किसान नारा लगा रहा है मोदी के पक्ष में, वो किसान नहीं है? बहुत थोड़े लोग लगा रहे हैं। लाखों किसान मोदी के पक्ष में नारा लगा रहा है, बनारस गया हुआ है। बहुत कम लोग हैं। ऐसे भी मोदी साहब आरोप लगता है कि पैसा दे करके मंगाते हैं ये आदमी को। किसान क्या पंजाबे में सिर्फ है? पंजाब में ही सिर्फ किसान है, गुजरात में किसान नहीं है? 14 मार्च को किसानों की फिर रैली हो रही है, आपको पूरे भारत से, पूरे भारत से लोग जाएंगे उसमें। दिल्ली नाम दिया है ना, नाम दिया है, पूरा भारत से थोड़ी है ना लोग जाने वाला है। पूरा भारत का किसान तो किसान है, वो तो चूंकि किसान है नहीं, बिहार से भी लोग जा रहे हैं। उपद्रव जाके करना है। बिहार से भी कुछ उपद्रव अवांछित लोग को जो है तेजस्वी जी भेजेंगे, जाकर के ये भी वहां का डंडा लाठी चलाएगा। तेजस्वी के प्रोग्राम में लाखों लोग आए थे। तेजस्वी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार में तेजस्वी नेता है। तेजस्वी बिहार में लीडर है। आने वाला समय भविष्य चिराग और तेजस्वी का ही है। तेजस्वी यादव ने किसानों के मांग का समर्थन दिया है, क्या कहेंगे आप? क्या मांगा है? किसानों की मांगों को सपोर्ट किया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव अगर गलत मांग करेंगे तो जनता लीग से हट जाएगा, इनका साथ नहीं चल पाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों की मांग गलत है, वो किसान नहीं है, उग्रवादी हैं। हाँ, वो लोग किसान नहीं है, वो लोग सब भाड़े के लोग हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो दर्शकों को जानकारी दिया है, और इस पर प्रतिक्रियाएं हम और लोगों से भी लेंगे, राय लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पत्रकार प्रवीण कुमार तिवारी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार अगर आती है 24 के चुनाव में, तो इसका जिम्मेवार इंडिया गठबंधन के बीच में एकता का नहीं होना है। इन्होंने किसान आंदोलन पर भी बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखा है, और उन्होंने कहा कि ये किसानों का मूवमेंट नहीं है, ये आतंकवादियों उग्रवादियों का मूवमेंट है। और इन्होंने कई सारी उपलब्धियां मोदी सरकार के बारे में गिनाया है। उम्मीद है आप देखेंगे, अपनी राय जरूर जाहिर करेंगे। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, संभव हो तो शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।